जय हिंद सभी को। मैं अमरजीत सर। आज की वीडियो में बोली जाने वाली सारी बातें किसी भी जाति, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोली गई हैं। ये बातें किताबों से ली गई हैं। जो भी किताबों में लिखा गया है वही मैंने आज यहाँ पर बताया है। तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए बातें नहीं बोली गई हैं। जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो के एंड में नोट्स भी दे दिया था मैंने। और बच्चों, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो और आप लोगों के लिए भी मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस पार्ट के अंदर, हमारा जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर क्या बातें हैं, क्या चीज़ जानना है। पिछले पार्ट के अंदर हमने चारों वेदों के बारे में जान लिया था बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आर्य जो थे, आर्यों का स्थानांतरण और भौगोलिक विस्तार क्षेत्र, यानी कि जो आर्य आए थे हमारे भारत देश में, उनका कहाँ कहाँ विस्तार क्षेत्र हुआ, मतलब विस्तार कैसे कैसे हुआ, वो सारी चीज़ जानेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत ईजी है, समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने ये पहले बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई थी, वैदिक सभ्यता आई थी। ठीक है, ये चीज़ मैंने सब लोगों को बता दिया था कि 1400 ईसा पूर्व के बाद कौन सी सभ्यता आई थी, वैदिक सभ्यता आई थी, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल मैंने बताया था। आगे और अच्छे से बताऊंगा 3rd और 4th पार्ट के अंदर। ये हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों। देखो जरा कि यहाँ पर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, जिसकी पूरी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है, ये चीज़ याद रखना, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है हमें इसकी। और यहाँ पर क्या है कि विद्वानों का मानना है कि आर्य दक्षिणी रूस, देखो ध्यान से सुनना, दक्षिणी रूस से मध्य एशिया के घासों के मैदानों में रहा करते थे। यानी कि ये घासों के मैदान में, शुरुआती दौर में घासों के मैदानों में रहा करते थे। और यहाँ घासें लिख दिया ना, घासों होगा, घासों के मैदानों में रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, देखो इनका निवास स्थान चाहे जो भी रहा हो, यह निश्चित है कि ये एशिया, और याद रखना एशिया हमारा महाद्वीप है जिसमें भारत भी आता है, तो एशिया और यूरोप के विविध प्रदेशों में फैला था। यानी कि जो आर्य लोग थे वो एशिया महाद्वीप के कई देशों में, और जो यूरोप महाद्वीप है उसके कई देशों में फैले हुए थे। कौन लोग, आर्य लोग। ठीक है, हड़प्पा के बाद कौन आए, हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन आए, आर्य लोग आए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इनका जो जीवन था बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित था और ये शुद्ध जीवन जीना चाहते थे, शुद्ध जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, शुद्ध और साधारण जीवन जीते थे ये लोग। कौन लोग, आर्य लोग। ठीक है, देखो इन्होंने समाज को 4 वर्णों में बांट रखा था। ये चीज़ हमें जानना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 4 वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, इन्होंने समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ था। 4 वर्ण कौन से, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आप लोग को कि जो शरीर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है, बुद्धिमान वाला हिस्सा है, वो ब्राह्मणों को तरफ इशारा करता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजाओं से इनके कार्य भी इसी तरीके से बांटे हुए थे, वो अभी बताता हूँ मैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बांटी समाज में। तो इसी के अनुसार इनके कार्य भी बांट दिए गए। ब्राह्मणों के काम होंगे यज्ञ वगैरह करवाना, पूजा पाठ करवाना, दान लेना, ये सारी चीज़ें होंगी। क्षत्रियों का काम होगा युद्ध करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना और एक तरीके से यज्ञ वगैरह करवाना। ठीक है, करना नहीं, करवाना, तो ये चीज़ याद रखना है। वैश्यों का काम होगा कि जो 3 काम थे इनके, कृषि, पशुपालन और जो है आपका व्यापार, ये 3 काम जो है इनके याद रखना है आप लोग को। ये वैश्यों का काम था। शूद्र का काम था कि अन्य तीनों की सेवा करना। शूद्रों का काम क्या था कि अन्य तीनों की सेवा करना। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, आगे देखो जरा। तो इन्होंने, आर्यों ने समाज को 4 वर्णों में डिवाइड कर रखा था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इनमें पिता को महत्वपूर्ण माना जाता था, यानी पितवंशिकता को महत्वपूर्ण माना जाता था। शुरुआती दौर में स्त्रियों की स्थिति अच्छी तो थी, लेकिन बाद में, यानी जब उत्तर वैदिक काल बताऊंगा तो उसमें स्त्रियों की स्थिति, शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि शुरू में जो है स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ एक और चीज़ था, आर्यों ने एक नियम बना रखा था कि 1 से ज़्यादा विवाह आप नहीं कर सकते, यानी 1 से ज़्यादा विवाह आप नहीं कर सकते। आगे चलकर, यानी उत्तर वैदिक काल के आगे जो हमारे वंश दर वंश चले हैं,
तो इसमें क्या था, इनके नियमों का उल्लंघन किया गया था। जैसे बोला गया ना, एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक से ज़्यादा विवाह किया बहुत से राजाओं ने, रानियों ने। ये चीज़ जो गोत्र के नियम बना रखे थे, गोत्र के नियम ये थे कि भाई आपको एक ही गोत्र में विवाह करने की मनाही थी। मतलब क्या होता है कि एक ही गोत्र में विवाह करने वाले जो है खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन अब हुआ क्या, आगे चलकर इन नियमों को तोड़ दिया गया और एक ही गोत्र में जो है बहुत से राजा रानियों ने विवाह कर लिया था। नियम ये था कि शादी के बाद यानी विवाह के बाद स्त्री को अपने पति का गोत्र अपनाना होता था, लेकिन कई सातवाहन रानियां जैसे हो गई, इन्होंने अपने पिता का ही गोत्र अपनाए हुए रखा, तो ये इन नियमों का उल्लंघन हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद और इनमें एक चीज़ और थी कि धोखेबाजी, जादू टोना, ये शुरुआती दौर में, वो आगे पढ़ाऊँगा जब अथर्ववेद आएगा तो उसमें जादू टोना होगा, ये अभी सारा ऋग्वैदिक काल के बारे में बता रखा है। तो यहाँ क्या है, धोखेबाजी, जादू टोना करना ये दंडनीय अपराध था। यहाँ पे आप अपराध माना जाता था, यहाँ पे उनको सजा दी जाती थी। फिर तो राजा जो है यहाँ पर, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, देखो ज़रा ध्यान से, नियम वगैरह समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ नियम कि आपको एक से ज़्यादा विवाह नहीं करना है। इस टाइम पे ये बात बोली गई थी, एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते, एक ही गोत्र में विवाह करने की मनाही थी, ये चीज़ याद रखना। और ये सारी चीज़ें, और जादू टोना, धोखेबाजी ये करना दंडनीय अपराध माना जाता था, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो राजा होते थे यहाँ पे वो सर्वोच्च होते थे, यानी सबसे ऊपर होते थे, उनमें सभा और समिति होती थी, यानी कि बैठक वगैरह करने के लिए सभा और समिति। अगले पार्ट के अंदर बताऊंगा सभा और समिति होती क्या है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखो, तो इनमें क्या है, भोजन के तौर पर जो है साग सब्जियाँ, दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें खाई जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट माना जाता था गाय को। देखो मैंने हड़प्पा सभ्यता के अंदर बता रखा था कि वहाँ गाय का कोई वर्णन नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में बैल को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर गाय को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। कौन से काल में, जो ये वैदिक काल है, यानी कि आर्यों का समय था, यहाँ पे गाय को इम्पोर्टेंट माना जाता था, ना कि बैल को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है सभी लोग को। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है। और बाकी नोट्स के अंदर आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। बस इसी तरीके से साइमन क्लास का सपोर्ट करो। मिलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट के अंदर। धन्यवाद।